नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में यह हैरानी इन दिनों आम है कि नरेंद्र मोदी सरकार भला ऐसा कैसे कर दे रही है, जैसे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की उसकी कोशिश है या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ साझा सरकार और आरक्षण का मामला है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार जो सोचते थे, जो कहते थे, उससे अलग हटकर यदि सरकार में आज व्यवहार है तो कईयों के लिए ये सदमे की बात है, तो कुछ के लिए आश्चर्यजनक। बड़ा और गंभीर मसला है ये, इसलिए कि वाजपेयी सरकार के वक्त भी ऐसा हुआ था और मोदी सरकार के वक्त भी ऐसा है कि कई मामलों में कांग्रेस बनाम भाजपा की केंद्र सरकार का फर्क नहीं मिलेगा। भाजपा और संघ परिवार ने कोर एजेंडा हाशिए में छोड़ दिया है। जैसे आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ में अलग विचार रहा है, पर हरियाणा में उसकी सरकार ने अब जाट के साथ त्यागी, जाट, सिख, विश्नोई और रोर जैसी ऊंची जातियों को भी आरक्षण देने का फैसला लिया। यदि त्यागी या कि भूमिहार हरियाणा में आरक्षण पा रहे हैं तो यूपी और बिहार में भी बात उठेगी, महाराष्ट्र में मराठा उठ खड़े होंगे। सो भाजपा और संघ आरक्षण का दायरा घटाने के बजाय बढ़ाने की दिशा में चल पड़े हैं। ऐसे ही पठानकोट पर आतंकी हमले की जांच में पाक टीम को अनुमति बहुतों के लिए हैरानी भरी है। तभी दलील है कि भारत राष्ट्र राज्य का अपना कुछ ऐसा नीतिगत खांचा है जिसमें हर सरकार को बंधना होता है। सभी देशों में ऐसा होता है। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन जाए, उसका व्यवहार देश की विशिष्ट नीति व सोच में बनता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रशांत किशोर और पीके कांग्रेस की लाल फीताशाही में उलझ गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में उनके किसी एजेंडे पर अमल नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि काम करने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक उनकी टीम को पंजाब पहुँचे हुए 4 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कायदे से उनके बैठने की जगह तय नहीं हुई। ऊपर से कैप्टन विरोधी खेमा उन्हें फेल करने में लग गया है। प्रशांत किशोर को बहुत पेशेवर अंदाज में काम करने का अनुभव रहा है। गुजरात में वे नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे और बिहार में तो नीतीश कुमार के बंगले में ही उनके रहने की व्यवस्था थी। इसके अलावा उनकी टीम के लिए वॉर रूम अलग बना हुआ था जो सारी सुविधाओं से लैस था, लेकिन पंजाब में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी टीम के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अभी उनकी टीम ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पाई है। ये इसके बावजूद हो रहा है कि वे लगातार सीधे राहुल गांधी के संपर्क में हैं। राहुल गांधी के निर्देश के बावजूद दोनों राज्यों में कामकाज की गति बहुत धीमी है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिला स्तर से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मांगी थी, जिसे अभी तक स्थानीय नेता जुटा रही हैं। उनके बनाए फॉर्म को लेकर प्रदेश के नेता नाक भौं सिकोड़ रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि उनके बनाए लंबे चौड़े एजेंडे पर अमल के लिए धन कहां से आएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 5 राज्यों के चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। 19 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उनके आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के अपने आंतरिक आकलन के मुताबिक असम में वह सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर वह सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस नेता चौंकाने वाले नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके से तालमेल की वजह से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। केरल में जरूर पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन कुल मिलाकर उसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और इसी वजह से कांग्रेस में परिवार के भरोसेमंद लोग चाहते हैं कि जून में उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल को अध्यक्ष बनाने से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 2 सत्ता केंद्र होने की वजह से कामकाज में दिक्कत आ रही है। जब भी कोई मामला सोनिया गांधी के पास पहुँचता है तो वो इसे राहुल के पास ले जाने की बात करती है और राहुल उसे देखने के बाद कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष से इसकी मंजूरी कराएं। इस वजह से 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति का मसला अटका है, तो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी फेरबदल नहीं हो पा रहा है। सो संभव है कि सदन का बजट सत्र खत्म होने और 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल को अध्यक्ष बना दिया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार कर रही हैं। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का विलय जनता दल यू में हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी पार्टियों का विलय जदयू में हो सकता है, जिसकी कमान नीतीश कुमार संभालेंगे। लेकिन बिहार में गठबंधन की बड़ी सहयोगी राजद का विलय नहीं होने जा रहा है। गौरतलब है कि जनता परिवार के विलय की चर्चा राजद और जदयू के विलय की संभावना से शुरू हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल करना था, लेकिन पहले सपा ने पच्चर डाला और बाद में राजद भी पीछे हट गई। बिहार में सरकार बनाने के बाद इस बात की बहुत कोशिश हुई कि राजद और जदयू का विलय हो जाए, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार की हिचक के कारण विलय का मामला टल गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनके नए समधी मुलायम सिंह यादव के कारण भी उन्होंने विलय नहीं करने का फैसला किया। नीतीश कुमार की नई पार्टी की पहली परीक्षा उत्तर प्रदेश में है। वहाँ विलय और गठबंधन के जरिए वे एक नया मोर्चा खड़ा करेंगे, पर इस बात में संदेह है कि लालू प्रसाद की पार्टी उस मोर्चे का हिस्सा होगी या नहीं। मुलायम सिंह की वजह से वे किसी मोर्चे में शामिल होने से हिचक रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी झारखंड में नीतीश कुमार के बनाए मोर्चे में शामिल रहेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ नीतीश का तालमेल होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब भी तनाव बना हुआ है। पिछले हफ्ते भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए T20 मुकाबले के बाद छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने कैंपस के भीतर घुसकर छात्रों को बुरी तरह से पीटा है। छात्रों के बीच तनाव को देखते हुए कैंपस में सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की है और उन्होंने तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस बीच NIT श्रीनगर में पढ़ने वाले कश्मीर के बाहर के छात्रों ने सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि स्थानीय छात्रों ने भारत की हार पर जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और बाद में तिरंगा फहराने वाले छात्रों से मारपीट की। कश्मीर से बाहर के छात्रों ने कहा है कि उन्हें शिक्षकों की प्रताड़ना से भी बचाया जाए, क्योंकि शिक्षक उन्हें फेल करने की धमकी दे रही हैं। उन्होंने भारत माता विरोधी शिक्षकों और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ NIT के गेट पर तिरंगा फहराने की मांग की है। NIT श्रीनगर में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है। केजरीवाल ने भाजपा पर हमला करते हुए ट्वीट करके कहा कि कश्मीर में भाजपा उन लोगों को पीट रही है जो भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं, जबकि पूरे देश में उन लोगों पर हमला कर रही है जो ऐसे नारे नहीं लगा रही हैं। श्रीनगर के छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और PDP को तत्काल इसे बंद करना चाहिए। उनके सहयोगी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्र कॉलेजों में अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, लेकिन देश भर में सरकार उनको निशाना बना रही है और दैनिक आधार पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों के भारत में घुसने की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ग्रे रंग की एक स्विफ्ट डिजायर कार में 3 आतंकवादी घूम रही हैं। पुलिस ने कहा है कि उनके पास घातक हथियार हैं और वे 3 शहरों को निशाना बना सकते हैं। पुलिस की चेतावनी के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली, गोवा और मुंबई है। पुलिस ने कहा है कि कार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी और एक पंजाबी नागरिक है। उनके पास सुसाइड बेल्ट होने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने ये चेतावनी जारी की है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ज्वेलर्स के आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने आज जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि केंद्र सरकार की ओर आभूषण कारोबारियों पर लगाया गया 1% का उत्पाद शुल्क उनको मार डालने का प्रयास है। राहुल ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क नहीं है, बल्कि आभूषण कारोबारियों की हत्या का प्रयास है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के प्रतीक चिन्ह शेर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देश के 5-10 कारोबारी इस बब्बर शेर के पीछे खड़े हैं और छोटे कारोबारियों को खत्म किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में IPL मैच कराने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि जिन जगहों पर ज्यादा पानी है वहां मैच कराया जाना चाहिए। अदालत ने BCCI से ये भी पूछा है कि जनता ज्यादा जरूरी है या IPL। इससे पहले मंगलवार को IPL के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र में होने वाले IPL मैचों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में मुंबई, पुणे और नागपुर में IPL मैच होने वाले हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अपनी जगह तथ्य है कि भारत राष्ट्र राज्य नेहरू के बनाए आइडिया ऑफ इंडिया में बंधा हुआ है। नेहरू की गौर विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार भी कई मायनों में उसी रास्ते पर है जिसमें कांग्रेस की सरकारें चली है। कोई सरकार हो, पाकिस्तान के प्रति वह लुंजपुंज रहेगी, उससे अमन की उम्मीद रखेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
नरेंद्र मोदी सरकार के अपने कामकाज में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों की अनदेखी कर रही है? क्या संघ भाजपा की विचारधारा और केंद्र सरकार के कामकाज में विरोधाभास है? जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने, आरक्षण का विस्तार करने और पाकिस्तान की जांच टीम को भारत बुलाकर पठानकोट हमले की जांच कराने जैसे कई फैसले हैं जिनसे ये सवाल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के प्रति संघ और भाजपा की एक सोच रही है। दशकों से संघ और भाजपा का मानना है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर ऐसा भरोसा दिखाया जैसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया था। तभी विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा मासूम भरोसा तो लोग अपने दोस्तों के प्रति नहीं दिखाते, जैसा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रति दिखाया। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चलाने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अधिकारी को पठानकोट की जांच के लिए बनाए गए संयुक्त जांच टीम में शामिल किया गया और मोदी सरकार ने उसे पठानकोट वायुसेना की छावनी में जाकर जांच करने की मंजूरी दी। इसका नतीजा क्या निकला, यह सबके सामने है। केंद्र सरकार ने चीन पर भी भरोसा किया, जिसके बारे में धोखा देने की पुरानी धारणा है। उसने मसूद अजहर के ऊपर पाबंदी लगाने के भारत के प्रस्ताव को वीटो करके अपनी सोच जाहिर कर दी है। तभी यह सवाल उठा है कि भाजपा और संघ विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को जो काम करने से रोकते थे वही काम खुद क्यों कर रहे हैं? क्या यह सत्ता में होने की मजबूरी है या कोई बाहरी दबाव है? इसी तरह आरक्षण का मसला है। संघ परिवार की सोच हमेशा आरक्षण को तर्क संगत बनाने की रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले एक साल में कम से कम 2 बार आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की कमियों की ओर इशारा किया और इसकी समीक्षा की बात कही, लेकिन नीतिगत मामले में उल्टा हो रहा है। हरियाणा में जाटों के उग्र आंदोलन के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का विधेयक पास किया। राज्य सरकार ने कुछ और सवर्ण जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया है। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के बाद यह तय है कि महाराष्ट्र में मराठों का आरक्षण आंदोलन नए सिरे से शुरू होगा और इससे गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग और भड़केगी। आंध्र प्रदेश में कापू आंदोलन भी तेज होगा। अगर भाजपा की सरकार एक जगह प्रभावशाली जाति को आरक्षण देती है तो उसी की सरकारें दूसरी जगह दूसरी जातियों को कैसे रोकेंगी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि जातीय आरक्षण की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की ओर बढ़ने का रास्ता क्या इससे बंद नहीं होता है? ऐसे ही जम्मू कश्मीर का मामला है। यह जनसंघ का कोर मुद्दा रहा है। एक देश में 2 विधान नहीं चलने देने को लेकर जनसंघ का गठन हुआ था, लेकिन भाजपा उसी व्यवस्था में सरकार चला रही है जिसका विरोध करती रही है। राज्य में सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अनुच्छेद 370 के मसले को ठंडे बस्ते में डाला है। यह माना जा सकता है कि कूटनीति के मसले में सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन क्या ऐसी ही मजबूरियां आरक्षण और कश्मीर के मसले पर भी हैं? अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत के नीतिगत खाके पर चर्चा करेंगे। हर देश पार्टी नेता से अलग एक नजरिया बनाए होता है। पाकिस्तान एक नजरिए से बंधा हुआ है तो हम अपनी बुनावट के नजरिए में बंधे हैं। ऐसे ही अमेरिका या जापान व रूस है, सबकी एक राष्ट्रनीति होती है, उसी में सरकार अनजाने बंधी रहती है। क्या ऐसा मोदी सरकार के साथ भी है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, केंद्र की मोदी सरकार की कई नीतियों पर हैरानी भी है, उनके समर्थकों में सदमा भी होता है। मतलब भले जम्मू कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की जांच टीम का मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कि ये सरकार एक तरह से कई मायनों में कांग्रेस की तरह काम करती हुई लग रही है। ये इसका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, एक बुक रिलीज हुआ जॉर्ज वर्गीस का, पाकिस्तान पे किताब थी, शिवशंकर मेनन पिछली सरकार में जो थे, वो भी एक वक्ता थे। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, किसी ने उनसे सवाल पूछा बाद में कि ये सरकार वही नीतियां फॉलो कर रही जो मनमोहन सिंह की सरकार करती थी। तो उनका जवाब था, देखो, हर सरकार प्रो इंडिया निर्णय लेती है जो कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट में हो। ऐसा नहीं है कि ये मनमोहन सरकार है, मनमोहन सिंह जो चाहेंगे वो लेगी, ये नरेंद्र मोदी सरकार, हालांकि ये हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक लेवल पे वो डिसीजंस होते हैं जो कि देश के हक में है। एक सर्टेन रियलिटी है स्टेट क्राफ्ट का, जियोपॉलिटिक्स का, जिसकी बेसिस पे ये निर्णय होते हैं कि प्रो इंडिया है कि नहीं। नहीं, पर नरेंद्र मोदी या भाजपा जब
विपक्ष में थे तो वो भी प्रो इंडिया के हिसाब से भारत के हित में सोचते हुए उन्होंने एक खाचा बनाया, नीतियां बनाई, अपने स्टैंड बनाए, पर सत्ता के आने के साथ में उसमें बदलाव नजर आए। ये कैसे संभव है कि भाई संघ परिवार पूरी तरह आरक्षण को लेकर ये मानता रहा कि इस पे पुनर्विचार हो, मोहन भागवत कहते रहे, लेकिन अभी हरियाणा के अंदर जाट भी है, त्यागी भी है और सिख जाट भी है, ये भी सब आ गए हैं, तो ये पूरा एक पंडोरा बॉक्स, हाँ पंडोरा बॉक्स नहीं हो गया ये? देखिए, आरक्षण को लेके जब विपक्ष में थे भाजपा बहुत सालों से, और खासकर आरएसएस, वो मानते रहे कि आरक्षण से अब दूर हटना चाहिए, मेरिट पे चीजें चलनी चाहिए, वो आइडियलिस्टिक सोसाइटी में अपनी जगह है। लेकिन हमारा समाज बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, सालों से, दशकों से, सदियों से नहीं मिली है। तो एफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं उसको वो भरपूरी करता है कि उनको मौके दिए जाएं। तो आरक्षण उसका एक स्वरूप है। तो ये लोग मानते थे, लेकिन पावर में आए मोहन भागवत जी ने बिहार इलेक्शन से पहले 2 बार इसका जिक्र किया, और कई लोग मानते हैं कि भाजपा बिहार का चुनाव इसी वजह से हार गई। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की, समाज की, देश की, स्टेट की, गवर्नेंस की एक रियलिटीज हैं हिंदुस्तान की, इसको रियलिटी कहें या इसको राजनीतिक मजबूरी कहें, जो भी कहिए, रियलिटी को राजनीतिक मजबूरी कह दीजिए, वो है। एक राइटिंग ऑन द वॉल होता है कि समाज इस हद तक गया है, तो वो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तब फिर सरकार पर परिवर्तन के साथ में, सत्ता परिवर्तन के साथ में चेंज कहां से आएगा? फिर बदलेगा कैसे देश? फिर तो यथास्थिति में ही चलेगा। देखिए, एक हद तक इसीलिए तो कहा जाता है कि सरकारें बहुत मामूली तरह से परिवर्तन ला सकती है। फंडामेंटल चेंजेस लाना सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये चेंजेस आते हैं समाज द्वारा, एक क्रांति द्वारा, एक लोग जब इकट्ठे होते हैं, सरकार पे दबाव डलता है, कंसेंसस बनता है, तब चेंजेस आते हैं। नहीं, लेकिन विदेश के अंदर अमेरिका या ब्रिटेन या ये, वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, कि अगर थेचर आ गई है तो पूरा लेबर एक वो सिनेरियो बदल जाएगा, या वहीं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक में चेंज तो फंडामेंटल वहां हो जाते हैं उसी सिस्टम में। लेकिन यहाँ ज्यादा मुश्किल है। हमारी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, उसमें बहुत ही गरीब अमीर, इस जात पात का बहुत एक फैक्टर है, असमानताएं। उस नाते आप मानते हैं कि नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी ढल गई, ये माना जा सकता है? देखिए, मैं वहां तक नहीं कहूंगी कि नेहरू के उसमें ढल गई है ये सरकार, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं, पहले कहा कि भारत माता की जय बोलना चाहिए, अब कहते हैं जरूरी नहीं है, जिसका मन है वो कहे, जैसे होना चाहिए। कोई एग्नोस्टिक है, कोई बिलीवर नहीं है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी, हमारे देश की खूबी तो यही है ना। तो सबको अपना हक होना चाहिए, अपनी देशभक्ति को अपने तरीके से व्यक्त करना। तो ये एक बैक ट्रैकिंग तो हुआ है ना, तो ये कुछ देख के हुआ है ना, जो उथल पुथल पैदा हुई देश में। तो मुझे लगता है उसी तरह समाज की रियलिटी और सरकार की रियलिटी। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जेपी माथुर जो अब जिंदा नहीं है, जो वन ऑफ द फाउंडर्स थे जनसंघ के, जब वो हुआ था पैदा, तो उन्होंने एक बार, मुझे एनडीए की सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा था, देखो अभी तो हमने बैक बर्नर पे हमारे कोर मुद्दे रख लिए हैं, जैसे टेम्पल का मुद्दा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, या आर्टिकल 370 को दूर करने का है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मेजॉरिटी में भी आ गए तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार में आना एक चीज है, सरकार को चलाना दूसरी चीज है। ये मैं बहुत बार याद करती हूँ उनके ये शब्द, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी देश की, जो जिस तरह से व्यवस्था, मतलब ये कि देश की बुनावट से कई चीजें बन जाती है, और वो बुनावट जो है सरकार को और सत्ता का मिजाज एक सा बना देती है, कि पाकिस्तान की एक बुनावट बन गई तो बन गई, इसी तरह भारत की एक बुनावट है जिसमें सबको चलना ही पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान नहीं, मतलब ये इस हर देश की, मतलब पाकिस्तान की तरह हर देश का मिजाज है। बिल्कुल मिजाज है, बिल्कुल है। कि अगर आप कहेंगे फॉर इंस्टेंस, या हमारे यहाँ 180 मिलियन माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं और हैं। मुस्लिम्स के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि इस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो भी उनकी धारणा है, पर क्या आप उनको
अरब ये इंडियन ओशन में फेंक देंगे? जी। क्या आप उनको बाहर कर देंगे? क्या एक नया देश करेंगे? क्या जी। उनको साथ लेके चलना ही पड़ेगा? जी। ये आपके देश की एक रियलिटी है। जी। अगर अखंड देश रहना है तो यूनाइटेड देश रहना नहीं, है। रियलिटी से ज्यादा ये बुनावट का मसला ज्यादा है बुनावट का है। कि अमेरिका की एक तरह की बुनावट है तो वो वैसा ही रहेगा, भले कोई भी राष्ट्रपति हो। ये एक ज्यादा मामला निकलता है। और एक सफर भी है ना, जी। एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक सफर इतिहास, की। विरासत, ये भी फैक्टर है आप जिससे ये नहीं कि आप आए तो झटके से, जैसे मुझे याद है अडवाणी जी होम मिनिस्टर जब बने थे वाजपेयी जी की सरकार में, तो जी। उन्होंने तुरंत आके कहा था कि पाकिस्तान जो आ रहे हैं हॉट परस्यूट करना चाहिए, जी। पर बहुत जल्दी वो शांत हो गए थे और तरीका, क्योंकि रियलिटी अपना एक दिखाती है रास्ता। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।